स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज मैं एनआईएस क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ। ओके, चैप्टर का नाम है भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने आपको अत्याधुनिक काल तक पढ़ाया था। ओके, इस वीडियो में हम भूगोल का विषय क्षेत्र से स्टार्टिंग करेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। भूगोल ने अब विज्ञान की दर्जा प्राप्त कर लिया है, जो पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की व्याख्या करता है। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि अब जो भूगोल है ना, इसने क्या किया है, विज्ञान का मतलब इसे विज्ञान का दर्जा मिल गया है। ठीक है, और इस विज्ञान के दर्जे में इस विषय में क्या क्या हमें जानने को मिलता है, क्या जानकारियाँ मिलती हैं, तो इसमें हमें विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की जानकारियाँ मिलती हैं। ओके, भूगोल अध्ययन का एक समग्र और अंतर्विषयी क्षेत्र है, जो अतीत से भविष्य तक बदलती स्थैतिक संरचना को समझने में लगा हुआ है। इस प्रकार भूगोल का क्षेत्र सशस्त्र सेवाओं, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान, योजना और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त एक भूगोलवेत्ता दैनिक जीवन में पर्यटन, आवागमन, आवास और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों इत्यादि में मदद कर सकता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? बच्चों, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपके सभी डाउट्स का आंसर जरूर दूंगी। ओके, अब पढ़ते हैं भूगोल के अध्ययन के उपागम। अब ये उपागम का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, उपागम का अर्थ होता है एक तरीके से देखने का नजरिया, दृष्टिकोण। ओके, तो भूगोल के अध्ययन जो हमें जानकारियाँ मिल रही है उसकी दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, आज भूगोल एकमात्र ऐसा विषय है जो पृथ्वी की सतह से के स्थानिक विन्यास को, गतिशीलता को समझने के लिए सभी प्राकृतिक और मानव विज्ञान को एक साझा मंच प्रदान करता है। भूगोल से संबंधित दो मुख्य उपागम हैं। अब देखिए, जो भूगोल है ना, उससे संबंधित, उससे जुड़े हुए क्या है, दो उपागम हैं। पहला है व्यवस्थित उपागम, दूसरा है क्षेत्रीय उपागम। व्यवस्थित से आप समझ रहे हैं किसी जगह की व्यवस्था, और क्षेत्रीय से क्या समझ रहे हैं आप कि जैसे कि मान लो ये छोटा सा गांव है, अब इस गांव में कुछ टेक्नोलॉजी बढ़ी तो ये क्या है, बड़ा, इसके क्षेत्रीय विकास हुआ। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय उपागम। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थित उपागम, पहले हम इस पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ओके, विश्व स्तर पर विशिष्ट प्राकृतिक या मानव घटनाओं के अध्ययन को, अब देखिए, जब हम प्राकृतिक चीज़ों के बारे में और जो मानव घटनाएं जो परस्पर क्रिया करती है ना, एक दूसरे से जो जुड़ी हुई होती है, अब हमको ले लो, हम मानव हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये कहाँ से, कुछ जीवन में हमारा और उनका रिलेशन है। पृथ्वी की सतह पर कुछ स्थानिक स्वरूपों और संरचनाओं को जन्म देती है, को व्यवस्थित अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, यह दृष्टिकोण एक जर्मन भूगोलवेत्ता, अब क्या थे, एक जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। सन क्या है, 1759 से 1569 सॉरी, हम बोल्ट द्वारा दिया गया था। सामान्यतः व्यवस्थित भूगोल को तीन मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया। देखिए, एक भूगोल है, ठीक है, एक विषय है भूगोल, तो उसकी तीन शाखाएं निकाल दी गई। शाखाओं का अर्थ होता है जैसे कि, वेट अ सेकेंड, जैसे कि ये कोई पेरेंट्स है, ओके, तो इनके तीन बच्चे, तो ऐसे जो भूगोल है इसकी तीन शाखाएं। ठीक है, ये है एक ही, इसके तीन भाग निकलते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, इनका क्या क्या नाम है? इसके अतिरिक्त विषय का दर्शन मात्रात्मक तकनीकों का उपयोग क्रमशः विषय को समझने और घटनाओं के विश्लेषण और संश्लेषण में मदद करता है। व्यवस्थित भूगोल की मुख्य शाखाएं, अब जो व्यवस्थित भूगोल है उसकी कौन कौन सी शाखाएं, इसके बाद हम क्षेत्रीय उपागम की भी शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यवस्थित भूगोल के पहले पढ़ते हैं। तो इसमें भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है। मानव भूगोल से आप समझ रहे हैं कि हम लोग मनुष्य की बातें हो रही है।
जैव भूगोल का अर्थ है जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे, ओके, जिसमें पर्यावरण भूगोल भी सम्मिलित है। भूगोल की विधियाँ और तकनीक। अब जैसे भूगोल कैसे बढ़ा है, इसकी विधियाँ क्या है और इसकी तकनीक कैसे है, टेक्नोलॉजी क्या है, इस पॉइंट्स में हम ये सब पढ़ेंगे, ओके। तो पहले हम पढ़ते हैं भौतिक भूगोल में आखिरकार आता क्या क्या है। तो भौतिक भूगोल से हम समझ रहे हैं भौतिक चीज़ें। भौतिक में हो गया जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ठोस चट्टान, जीवमंडल जैसी पृथ्वी प्रणालियों से संबंधित है, मतलब इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ये सब क्या है, ये नेचर के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। ये भौतिक है हम लोगों के लिए, जिसमें पृथ्वी के सभी जीव शामिल हैं। अब देखिए, वायुमंडल, हवा की सबको नीड होती है, पानी की भी नीड होती है, तो ऐसी पृथ्वी की ठोस चट्टान, जीवमंडल, तो ये क्या है, सभी जीव इसमें शामिल हैं। जैसे खगोल विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, जल संसाधन और मृदा भूगोल, ठीक है। भौतिक भूगोल की उप शाखाएं हैं। आइए हम संक्षेप में कुछ शाखाओं पर चर्चा करें। तो सेकंड पॉइंट है मानव भूगोल। यह जनसंख्या एवं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं की गतिशीलता का वर्णन करता है। सिंपल सी बात है बच्चों, जैसे ये मानव भूगोल की बात हो रही है तो मनुष्य की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जीवन जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राजनीतिक पहलू देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ही वर्णन मिलता है मानव भूगोल में। इसकी उपशाखाओं में जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल, अब ये क्या है, हम सबको इन सब की नीड है, हम ये सब चीज़ें चाहते हैं। संसाधन भूगोल, ठीक है। कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, ठीक है, उद्योग भी सबको चाहिए, रोजगार चाहिए। सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, स्वास्थ्य का भूगोल, राजनीतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, मतलब जो होते हैं ना यहाँ से वहाँ यातायात के साधन, ठीक है, परिवहन भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल शामिल है। कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में नीचे चर्चा दी गई है, ठीक है। अब पढ़ते हैं जैव भूगोल और पर्यावरण भूगोल। अब मैंने आपको बताया, नाम से पता चल रहा है, जैव मतलब जीव जंतु और पर्यावरण मतलब पेड़ पौधों से रिलेटेड है, ठीक है। ये पौधे वनस्पतियों के विकास और वितरण पर केंद्रित है, मतलब कैसे एक पेड़ पौधे का विकास होगा उस चीज़ पे, इस पे ध्यान दिया गया है, ठीक है। जिसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर क्या आता है, घास के मैदान आते हैं, जंगल और जानवरों, पारिस्थितिक तंत्र और पर्यावरण को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं, प्रकारों, वितरण, मानव प्रकृति संबंधों, पानी, वायु, ध्वनि प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट जल प्रबंधन के तत्वों सहित जीवित पर्यावरण की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। अब आता है भौगोलिक पद्धति और तकनीक, लास्ट पॉइंट है, ठीक है। किसका लास्ट पॉइंट है बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है, बिना देखे। तो अध्ययन के इस क्षेत्र में गुणात्मक, मात्रात्मक, मानचित्र विश्लेषण और भौगोलिक सूचना प्रणाली, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, जिसे क्या कहते हैं GIS और GPS, और मानचित्र प्रतिकीर्ति बनाने का कार्य जिसे क्या कहते हैं मॉडलिंग, तथा स्थानिक विश्लेषण के लिए सुदूर संवेदन के उपयोग की पद्धति और तकनीकों से संबंधित है। आइए हम इन शाखाओं का विस्तार से चर्चा करें, ठीक है बच्चों। अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हो आप, ओके। अब पढ़ते हैं क्षेत्रीय उपागम। ये क्षेत्रीय उपागम क्या है, क्षेत्रीय उपागम से समझ रहे हो ना बच्चों की क्षेत्र की बात चल रही है, किसी गांव जिलों या देश हो गया उस क्षेत्र की बात है, जैसे कि हमारा हमारा हम जहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो विलेज हो चाहे वो सिटी हो, वो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कितनी जगह में फैला हुआ है, ठीक है। विडाल डी लाचे, कार्ल रिटर, अल्फ्रेड हेंटर और रिचर्ड हार्टशॉन प्रमुख भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। ये किसके नाम है, ये भूगोलवेत्ताओं के नाम है, ठीक है, जिन्होंने भूगोल में क्षेत्रीय उपागम का समर्थन किया। व्यवस्थित उपागम के विपरीत क्षेत्रीय उपागम एक या सभी व्यवस्थित भौगोलिक प्रक्रियाओं की स्थानिक छाप के साथ शुरू होता है, जो विभिन्न
आकारों के क्षेत्रों के रूप में दिखाई देता है। अब सभी क्षेत्र के लक्ष्य क्या है, अलग अलग बनते हैं, ठीक है। ये क्षेत्र किसी एक कारक जैसे स्थल रूप, वर्षा, वनस्पति, प्रति व्यक्ति आय पर आधारित हो सकते हैं। वह दो या दो से अधिक कारकों के संयोग से गठित बहुकारक क्षेत्र भी हो सकते हैं। राज्यों, जिलों, तहसीलों जैसी प्रशासनिक इकाइयों को भी क्षेत्रों के रूप में माना जा सकता है। क्षेत्र भूगोल की कुछ मुख्य उपशाखाएं हैं, वो इस प्रकार हैं, ठीक है। देखिए इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। पहला है क्षेत्रीय अध्ययन, मतलब हम जानेंगे कि ये क्षेत्र होता क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर होता है क्षेत्र नियोजन, फिर होता है क्षेत्र का विकास कैसे होगा, फिर होता है क्षेत्रीय विश्लेषण। तो बच्चों तो पहले हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय अध्ययन होता क्या है। तो क्षेत्रीय अध्ययन एक क्षेत्र विशेष के अध्ययन को संदर्भित करता है। इसमें मैक्रो मैक्रो माने छोटा, ठीक है, बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया या कोई एक देश, मैसो या मध्यम स्तर पर छोटा नागपुर, पठार जैसे क्षेत्र और सूक्ष्म या छोटे पैमाने जैसे गांव। अब देखिए इसमें बड़े शहर की भी क्षेत्र की बात हो रही है, छोटे शहर की भी क्षेत्र की बात हो रही है। तहसील या जिले शामिल होती हैं, ये माइक्रो, ठीक है, और ये बड़े पैमाने की बात हो रही है, ठीक है। अब है क्षेत्रीय नियोजन क्या होता है। किसी क्षेत्र की योजना विभिन्न मापों पर बनना, जैसे देश, ग्रामीण या शहर के लिए, ठीक है। पहले इस पे क्या बनाए जाते हैं, मैप बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर डिसाइड किया जाता है इधर क्षेत्र रहेगा, ग्रामीण, शहर, कौन सा चीज़ कहाँ सेटअप करना चाहिए, ठीक है, एक तरीके से योजना। फिर होता है क्षेत्र का विकास, क्षेत्रीय योजना का निष्पादन अर्थात विभिन्न पैमाने आकार पर किसी क्षेत्र का विकास, ठीक है। क्षेत्रीय विश्लेषण क्या होता है, ये विकास में स्थानिक असमानताओं को समझने के लिए एक क्षेत्रीय उपागम के साथ विवरण, विश्लेषण और संश्लेषण का प्रयोग संदर्भित करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, जितने भी क्वेश्चन सर हैं, जितने भी पाठांत हो गए या कुछ भी क्वेश्चंस, इस पूरे चैप्टर के जितने क्वेश्चन सर हैं वो सारे मैं आपको फोर्थ वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है बच्चों। अगर आप भी चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ओके। भूगोल की पद्धति और तकनीकें, अब क्या है, भूगोल की तकनीक क्या है, क्या टेक्नोलॉजी से वो आगे बढ़ता है, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्रमबद्ध ज्ञान की प्रत्येक शाखा में कुछ विधियाँ, उपकरण और तकनीकें शामिल होती हैं, जिन पर यह अपने मूल उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए निर्भर करती हैं। अब क्या है, भूगोल की भी कुछ क्या है, तकनीकें हैं, कुछ शाखाएं हैं, जिससे मतलब जिसे किसी चीज़ के पीछे किसी का हाथ होता है, ठीक है, अच्छा करने में। वैसे ही क्या है, भूगोल के पीछे क्या है, कुछ शाखाएं हैं जिससे वो निर्भर है उन चीज़ों पे आगे बढ़ने के लिए। तो क्या है, उपकरण हो गए, तकनीकें क्या हो गए, तो कुछ मूल उद्देश्य हैं। भूगोल के अपने उपकरण, तकनीकें और विधियां हैं, क्या है, एक तो उपकरण हैं, तकनीकें हैं और विधियां हैं। उनमें ग्लोबल मानचित्र, आरेख, स्थल रूपों के मॉडल और स्थानिक विश्लेषणात्मक पद्धतियां महत्वपूर्ण हैं। मानचित्र कला, मानचित्र कला को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। भौगोलिक घटनाओं के वितरण को दिखाने के लिए मानचित्र और आरेख तैयार करने से संबंधित है, ठीक है बच्चों। भूगोल की महत्वपूर्ण विधियों की प्रकृति निगात्मक और आगमनात्मक है। क्षेत्रीय विश्लेषण के लिए तथा स्थानिक वितरण को समझने के लिए विभिन्न सांख्यिकी तकनीकों और मॉडलों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। जब क्षेत्रीय का विश्लेषण होता है तो उसके लिए स्थानिक वितरण को समझने के लिए क्या होता है, सांख्यिकी तकनीकों और मॉडलों का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब है मानचित्र कला क्या होती है, कार्टोग्राफी, ठीक है। हम सब मानचित्र देखकर आकर्षित होते हैं, ठीक है। आप ये सोचते हैं ना कि ये कैसे बनते होंगे मानचित्र, तो मानचित्र और आरेख बनाने का अध्ययन और अभ्यास है। यह मानचित्र और अमूर्त प्रतीकों के साथ पृथ्वी को प्रदर्शित करती है। मानचित्र क्या है, हमें पृथ्वी का नक्शा ही तो बताती है ना। मानचित्र परंपरागत
रूप से कलम, स्याही और कागज का उपयोग करके बनाए गए हैं। स्टार्टिंग में क्या था बच्चों कि लोग ना कलम, स्याही, कागज ऐसे उपयोग करके ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाते थे, लेकिन अब तो कंप्यूटर आ गए हैं। तो मानचित्र कला क्या है? मानचित्र कला में क्या है? जो हैंडमेड थी उनमें क्या है, और कंप्यूटर में क्रांति ला दी। और भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसे क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, शॉर्ट में GIS। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसकी विधियों की कोई भी बहुविकल्पीय और दक्षता के साथ नक्शे और आरेख तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, अब आ गया है AI। ठीक है, एक बार बस टेक्स्ट कर दो या स्पीच बोल दो तो क्या है, जनरेट करके हमें दे देता है इमेज। ठीक है, आजकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत आगे बढ़ गई है। हम कुछ भी गेस करते हैं, कुछ भी हमें सर्च करना होता है, हम तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कंप्यूटर पे क्या है, बहुत जल्दी मानचित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो स्थानिक डाटा को मापन एक एवं अन्य प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और इसे डेटाबेस में संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब क्या? सेव कर लेना। ठीक है, जहाँ से इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। अब क्या है, हमने एक बार कोई चीज़ इमेज सेव कर ली। ठीक है, अब हमें उसका यूज 4-5 जगहों पे करना है। ठीक है, तो हम उसको सेव करके अच्छे से रख लेंगे ना कि उधर भी इसका यूज हो जाए, उधर भी यूज हो जाए। तो ऐसी है। इस क्षेत्र में वर्तमान प्रवृत्ति स्याही या कागज द्वारा मानचित्र बनाने की पद्धति को छोड़कर गतिशील अन्योन क्रियाशील मानचित्रों के निर्माण की ओर बढ़ रही है। पहले क्या है, हाथों से बनते थे, अब क्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा बनते हैं, जिन्हें अज्ञेय रूप से परिवर्तित करके कुशलता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। वाणिज्यिक गुणवत्ता वाले अधिकांश मानचित्र अब मानचित्र बनाने वाले सॉफ्टवेयर के साथ ही बनाए जाते हैं, जो मुख्य प्रकारों में मिलता है: कंप्यूटर एंड डेटा मैनेजमेंट CAD, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS और ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS। मानचित्र कला प्रारूपण तकनीकों के संग्रह से बढ़कर एक वास्तविक विज्ञान के रूप में विकसित हुई। मानचित्रकारों को समझना चाहिए कि कौन से प्रतीक पृथ्वी के बारे में सबसे प्रभावी जानकारी देते हैं। अब क्या है, जो मानचित्र बनाते हैं ना, उन मानचित्रकारों को यह जानना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि कौन से मतलब जो प्रतीक है वो पृथ्वी के बारे में अच्छी जानकारी दे रहे हैं, अच्छी नॉलेज दे रहे हैं हमको। ठीक है, तथा ऐसे मानचित्र बनाए जो अब उसमें और भी सुधार किया जा सके, जो प्रत्येक मनुष्य को स्थान खोजने एवं दैनिक जीवन कार्य करने के लिए मानचित्र का उपयोग करके प्रोत्साहित करें। मानचित्रकार को भूगणित, उन्नत गणित सीखना चाहिए, जिससे कि वह ये समझ सके कि किस प्रकार पृथ्वी का आकार प्रक्षेपित मानचित्र प्रतीकों के विरूपण को प्रभावित करता है, जब उन्हें देखने के लिए किसी सपाट मानचित्र पर उतारा जाता है। अब है भौगोलिक सूचना प्रणाली। ये क्या होती है, इस पॉइंट्स को समझते हैं। कंप्यूटर द्वारा स्वचालित पुनः प्राप्ति के लिए पृथ्वी के बारे में जानकारी के एकत्रीकरण और भंडारण से संबंधित है। भूगोल के अन्य उपविषयों के साथ GIS विशेषज्ञों को कंप्यूटर विज्ञान और डेटाबेस तंत्र को समझनी होनी चाहिए। मानचित्रों का उपयोग पारंपरिक रूप से पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने और इसके संसाधन का दोहन करने के लिए किया जाता रहा है। GIS तकनीकों के मानचित्रण विज्ञान के विस्तार के रूप में पारंपरिक मानचित्र की दक्षता और विश्लेषणात्मक शक्ति को बढ़ाया है। अब वैज्ञानिक समुदाय मानव गतिविधियों के पर्यावरणीय परिणामों को समझता है। विज्ञान समझ रहा है ना मानव गतिविधियों को और पर्यावरणीय परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक है, अतः GIS प्रौद्योगिकी वैश्विक परिवर्तन की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रयास में एक आवश्यक उपकरण बन रही है। विभिन्न मानचित्र और उपग्रह सूचना स्रोत के साथ मिलकर जटिल प्राकृतिक प्रणालियों की अन्योन क्रियाओं को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। पुनर्निर्मित मतलब दोबारा उसको निर्मित करना। ठीक है, और इस प्रकार के
दृश्यावलोकन से अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है कि किसी क्षेत्र में बार बार बाढ़ आने अथवा किसी क्षेत्र में विशेष उद्योग के विकास होने से क्या परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों पे क्या है, देखने पे बल दिया गया है। ब्रिटिश आयुष सर्वेक्षण में विरासत में मिले सर्व ऑफ इंडिया के साथ NATMO भारत में मानचित्रण का एक प्रमुख संगठन है। ठीक है, किसका संगठन है बताना। 1 मिलियन श्रृंखला के इसके मानचित्र काफ़ी प्रसिद्ध हैं। कितने श्रृंखला के? 1 मिलियन श्रृंखला के मानचित्र, ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। 1960 के दशक में फ्रेंच इंस्टीट्यूट था और पांडिचेरी में मानचित्रण इकाई के संगठन ने भारत में भूगोल के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनके 1:1 लाख के पैमाने पर बने वनस्पति और मृदा के मानचित्रों के प्रकाशन को संसाधन मापन एवं मानचित्रण के लिए खूब जाना जाता था। ठीक है, इससे क्या हुए थे, वो बहुत फेमस हुए थे। किससे फेमस हुए थे? पांडिचेरी में मानचित्रण इकाई के संगठन ने भारत में भूगोल के विकास पर महत्वपूर्ण डाला था। ठीक है, और क्या हुआ था, 1 मिलियन श्रृंखला के साथ मानचित्र क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इस इकाई को 1995 में कंप्यूटर कार्टोग्राफी की GIS पर बल देने के साथ अनुवांशिकी प्रयोगशाला के रूप में अपडेट किया गया था। ठीक है, भूगोल में मात्रात्मक पद्धति, ये पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और उस वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। आप टेंशन मतलब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू।